केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में पुराने कानूनों की जगह नए कानूनों की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी और इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र में 3 नए कानून बनाए हैं। ये नए कानून हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आवश्यक अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन नए कृषि कानूनों पर बात करने के लिए इस समय फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं नगर के जाने माने एडवोकेट श्री अशोक कौल। अशोक कौल साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ये बिल लाई? असल में कानून जो दुनिया में जहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, हर एक चीज के लिए अपने अपने कानून होते हैं। तो भारत में भी इसके लिए जो अभी तक कानून था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, वो अभी तक जो कानून था ये तब तक का कानून है जब हमारे पास प्रोडक्शन जो होता था वो कम होता था, हमारा को अपने पूरा नहीं पड़ता था खाना वाना, ये तब का कानून है। तो एक समिति बिठाई गई उसके लिए, उसने ये रिकमेंड किया कि अब ये कानून जो एपीएमसी है, को मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये अब ऑब्सलीट हो चुका है, ये बेकार हो चुका है ये कानून। अब हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, हम इतना अन्न उत्पादन करते हैं कि जो अपने खर्चे से ज्यादा होता है, इसलिए कानून में बदलाव आना चाहिए। तो चुनाच 2000 से ही आप मान के चलिए ये शुरू हो गया था, इसके बारे में सोचना गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन ये अब जाके सितंबर 2020 में ये कानून सोच समझ के बनाए गए थे। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के बनाए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले के जो कानून थे वो कानून अब ऑब्सोलीट हो चुके थे और अब ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि नए कानून बनाए जाएं जिससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई कानून पुराना हो जाता है और उसके हालात बदल जाते हैं, देश उन्नति की तरफ बढ़ता है, तो कानूनों का बदलना स्वाभाविक हो जाता है। तो उसी को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने ये 2 कानून है, एक तो इसमें जो मुख्यतः, तो ये 3 तो ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 2 ही हैं। एक है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस बिल। आपने 2 बिल की बात की है। जो पहला बिल है वो है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। बिल्कुल जी, तो हम बिल्कुल। पहले इसी बिल पर हम बात करना चाहेंगे। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और वो किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है? हाँ, ये देखिए, पहले क्या था, पहले किसानों को अपना उपज अपने इलाके की मंडी में बेचना पड़ता था। वहाँ ये स्थिति ये थी कि वहाँ मोनोपोली हो जाती थी। जैसे आपको मैं बता दूं, मान लीजिए कोई किसान अपना उपज लेकर मंडी पहुंचा, ट्रक लेकर आया या किसी चीज में बुगी लेकर आया या ट्रॉले में लेकर आया, वहां उसने नीचे उतारा, वहां उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो मार्केट में उसको मिल रहा उस प्राइस पे उसको बेचना पड़ता था, तो उसी मंडी में बेचना पड़ता था। ये जो बिल है ये किसानों को अलाउ करता है कि ये अपने मंडी में, अपने राज्य में, यहाँ तक कि अपने राज्य से बाहर भी अपने जो उत्पाद उनके होते हैं उसको बेच सकता है। नंबर 1 तो इसका ये सबसे मुख्य इसका स्प्रिट ये है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। दूसरा ये है जो मंडियों की मोनोपोली है उसको समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान है। तीसरा ये है, एक होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी इनके हाथ बंध जाते थे किसानों के कि आप इतना में बेचोगे, यही चीज बेचोगे, इस तरह से बेचोगे, उसमें भी कई कानून को ये उसको भी बाईपास करता है। यानी मतलब ये है कि आप जो अपना प्रोड्यूस आप मार्केट में देखोगे, इंटरनेट पर देखोगे कहाँ पर मुझे बेचने में फायदा है, तो आप वहां जाके बेचोगे। और दूसरा ये है कि जो कोई किसान है जिसके पास बहुत बड़ी खेती है या छोटी भी खेती है, वो डायरेक्टली मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी कॉर्पोरेट के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं आपके लिए ये चीज उगा रहा हूँ, उसकी शर्तें और ये होंगी, आप मुझे इतना दे देंगे, इतना पहले दे देंगे, इतना बाद में दे देंगे जब मैं सप्लाई, यानी कि ये कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से पहले ही उसके फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है किसी के साथ भी। इसमें आपके हाथ खोलने की बात है, मेरे हिसाब से तो हाथ खोलने की बात है, आपके अधिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट को बेच सकते हो, आप डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हो, आपको जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां आप बेच सकते हो। देखिए, इसमें दूसरी चीज इनको एक और फैसिलिटी दी गई है किसानों को, वो ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क होगा वो खरीदने वाले का होगा, बेचने वाले का होगा ही नहीं। यानी इसमें भी गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना है, गवर्नमेंट ने इसमें भी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है कानून बना के, कि अगर ट्रांजैक्शन में, जैसे आपने अपना माल जो है बेंगलोर में बेचा, किसी किसान ने अपना माल दूर बेचा, अब ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, लीकेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो सब रिस्क उन्होंने बायर को दिया है, सेलर को नहीं दिया, वहां भी फार्मर को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। जी जी, मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब इतना फायदा है किसानों को, तो ये किसानों को इस पर क्या आपत्ति है? क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि ये बिल उनके फायदे के लिए नहीं है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बगैर ये सारी वार्तालाप भी बेकार हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन ना होता। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। इसमें ये है कि जो एमएसपी है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है, ये ना मिनिमम सेल, ये जो सेल प्राइस है, ये किसान को लगता है कि ये मेरे लिए एक सेफ्टी नेट है, कि मैं कम से कम इससे कम तो मुझे बेचना ही नहीं है, ये मेरे लिए सेफ्टी है। अच्छा, गवर्नमेंट बार बार एश्योर कर रही है किसानों को कि एमएसपी वाला जो नेट, सेफ्टी नेट है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। मंडियों में कोई बेचना चाहेगा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, वो चाहे तो जाके अपनी मंडी में ही बेच सकता, जैसे वो पीछे से करता आया है वैसे ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्रेसिव किसान है, अगर कोई ऐसा किसान है ये जो ये सोच सकता है कि मैं यहाँ से बढ़िया मैं दूसरी जगह बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसके लिए हाथ खोले गए हैं। ये एक एप्रहेंशन है, एक खौफ सब किसान के दिल में पैदा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से जायज खौफ नहीं है। एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बीच में। इस भ्रम को कैसे निकाला जाए किसान के दिल में से, इसके बदले कैसे उसको विश्वास दिलाया जाए, ये गवर्नमेंट ने इस वक्त करना चाहिए। उन्होंने इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये क्लियरली एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो एक खौफ पैदा किया जा रहा है, जो एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि तुम्हारी जमीन बिकेगी, कॉर्पोरेट वाले आएंगे, वो तुम नौकर हो जाओगे उनके, तुम्हारी जमीन होगी वो उसकी हो जाएगी। ये तो बस सिर्फ डराने वाली बात। मतलब यह है कि जो पहला बिल है उसके हिसाब से जो अब तक व्यवस्था लागू है वो लागू रहेगी, उसमें कहीं कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने एक ओपन मार्केट किसानों को और उपलब्ध कराया है, जहां पर वो चाहे तो अगर उनको उपलब्ध होते हैं तो वो एक और अच्छी अपनी कीमत ले सकते हैं अपनी उपज की, और अगर नहीं उनको वहां पर अच्छी उपज मिल रही है तो वो अपनी मंडियों में एमएसपी पर तो बेच ही सकते हैं। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरानी व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल एज इट इज रखा है, उसमें किसी तरीके का तरमीम नहीं है। फर्दर आपको राइट्स दिए गए हैं कि आप पाबंद नहीं हो कि आप इसी मंडी में जाओ। स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कानून ये बनाया गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के फार्मर को दूसरे राज्य में जाने से मना नहीं कर सकती, न ही उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है उसके प्रोड्यूस पे। इससे साफ होता है कि गवर्नमेंट की नीयत जो है वो साफ है। ये तो बात हुई पहले विधेयक की या पहले बिल की। जो दूसरा बिल है वो क्या कहता है, उसमें किसानों को किस तरह की सुविधाएं हैं? असल में बेसिकली इसी को वो फर्दर तकवीत देने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये है कि जैसे अभी आपने कोई चीज पैदा नहीं की, कोई चीज अभी खेत में उगाई नहीं गई, नहीं बोई गई है, आपने मेरे से किया कि हाँ जी मैं आपको क्या चाहिए, कोई प्रोड्यूस, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका मूल मकसद दूसरे जो बिल का है, तो वो ये है कि आप मेरे से पूछेंगे हाँ जी आपको क्या चीज चाहिए, मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे कपास दे दो, या सपोज ABC कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो आप मेरे से पहले एक एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपके लिए इतनी जमीन पर इतना उगाऊंगा, उसमें जो वो लागत लगेगी उसका आप मुझे इस तरह से दोगे, जो भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले ही, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से पहले ही उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स कर सकते। वो है दूसरे बिल का मुख्य सार। तो उसमें किसानों को किस तरह से फायदा होगा, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताएं आप। जी, जैसे आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारा डिजिटल हो रहा है, तो आप इंडिया का कोई भी कोना आज से अछूता नहीं रह सकता। आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं दूर दराज किसी स्टेट में प्याज के अच्छे भाव हैं, तो आपको यहाँ अपनी मंडी में 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो मिल रहा है, अगर आपको वहाँ 20-25 रुपए, तो आप अपने प्रोसेस एंड कॉस्ट देखेंगे मुझे ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व सारे रिस्क और सारे खर्चे बायर को दिए गए हैं। इसलिए कोई भी किसान अगर ये देखता है कि मुझे वहाँ ले जाके अच्छा उसका मिलता है, आप ये देखिए, हम भी ये जानते हैं कि जब
अब 80 रुपए किलो हो जाता है या 100 रुपए किलो हो जाता है। किसान को तब भी वही 5 और 10 रुपए के रेट से मिलता है, कंज्यूमर को वो 80 रुपए किलो मिलता है। बीच में ये जो 70 रुपए हैं, ये कौन खा जाता है? ये वो लोग खा जाते हैं जिन्होंने जड़ें जमा रखी है मंडियों में, बिचौलिए बीच में जिन्होंने स्टॉकिंग के लिए रखा है, हिसाब किताब अपना ऐसे फर्म स्टॉक करते हैं और मार्केट से सामान गायब हो जाता है, दाम बढ़ते जाते हैं, गवर्नमेंट हेल्पलेस हो जाती है। उनको कमजोर करने के लिए, उनके हाथ से ये मोनोपोली छीनने के लिए ये कानून बनाए गए। अच्छा, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो बिल है, जो बिल ये कहता है कि आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पहले ही, तो एक तरह से ये जो भविष्य में जब फसल आती है मार्केट में उस समय दाम कम हो जाते हैं, उससे बचने के लिए भी है कि आप पहले ही जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय आप कीमत तय कर लेते हैं और उसी कीमत पर वो फिर जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो खरीदेगा। तो इस तरह से जो भविष्य में किसी भी तरह का रिस्क है कीमत कम होने का, वो भी खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बताया आपने। उससे बचने के लिए जब आपके मेरे बीच में पहले ही रेट तय हो गए, सारी शर्तें, सारे जो इसके पहलू हैं पहले ही आप और मेरे बीच में तय हो गए, रेट इतना रहेगा, क्वालिटी ये रहेगी, खर्चा इस तरह से बांटा जाएगा, टाइम ये रहेगा, तो रेट कम मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसानों की एक और दुविधा है या उनकी एक शंका है, वो ये है कि बिल में ये कहा गया है कि जब भी कोई विवाद होगा किसानों का और जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या खरीदार जो है उसके बीच में अगर कोई विवाद होगा तो इसमें कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, बल्कि जो वहां के राजस्व अधिकारी हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। इसके बारे में क्या प्रावधान की सही स्थिति क्या है? ऐसे प्रावधान तो पहले में कई चीजों में है, कंपनीज एक्ट में है, बाकी चीज में है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है कि ये चीज आर्बिट्रेशन के थ्रू हो जाएगा, इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकोगे, इसमें आपको बैठ के आर्बिट्रेशन करनी है। बैंकिंग में है। ऐसे तो ये ऐसी कोई नई चीज नहीं आ रही है जो पहली बार आ रही है मार्केट में कि आप जो है राजस्व अधिकारी के पास जाएंगे। ये तो ऐसा है कि राजस्व अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह होता है अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात है या एग्रीकल्चर लैंड की बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 जगह फैल जाए, उसके वजह से इसको एक जगह कंसंट्रेट कर दिया गया है कि वहां से फैसला हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई नया नहीं है। हाँ, जहां तक आप कह रहे हैं बात ये एप्रहेंशन आप देखिए ना, यहाँ के फार्मर्स की बात है, ये कानून यहाँ के फार्मर्स को इफेक्ट करेगा, चाहे अच्छाई की तरफ से करेगा या बुरा इफेक्ट करेगा तो इंडियन फार्मर्स को। लेकिन आप देखिए कनाडा में, यूएस में, यूरोप में फार्मर्स इनका समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, मेरा ये मानना है। दूसरी बात ये है, मैं बोलना चाहूंगा कि एमएसपी गवर्नमेंट अबॉलिश नहीं करने जा रही है, लेकिन अगर ये कानून को 3-4 साल चलने दिया गया, इसके हिसाब से चलने दिया गया, तो ये खुद ही अपने आप ही छोड़ देंगे एमएसपी किसी को याद ही नहीं रहेगा कि कोई हुआ करता था। क्योंकि जब आपको अच्छी कीमत मिलेगी, फार्मर को जो हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं उसमें से अगर आधा भी फार्मर को मिलेगा तो फार्मर खुश रहेगा। फार्मर भूल जाएगा कि कभी एमएसपी हो तो हुआ करता था, क्या हुआ करता, जैसे पुराने कानून के बारे में आप भी जानते हैं। जी। एक और विधेयक आया है, वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये इसमें क्या क्या प्रावधान है और ये किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? जैसे पहले इसमें रेस्ट्रिक्शन वो थी, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये था जो इन्होंने एनलिस्ट कर दिया, कोई ये चीजें वो आप उनको अपने हिसाब से ना बेच सकते थे, ना आप उनको अपनी मर्जी से खरीद सकते थे। स्टॉक आपका लिमिट गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि इतना स्टॉक खरीद सकते थे, इतना नहीं खरीद सकते, उसको एबॉलिश कर दिया गया। इस मामले में किसी भी किसान को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बाईपास करने का रास्ता दिया गया है, मतलब उससे निकल के ही अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो ये एमएसपी था, ये मैक्सिमम गेहूं और चावल के लिए हुआ करता था। ये चावल और गेहूं पर ज्यादा लागू होता था। अब इसमें सारी चीजें इन्होंने कर दी, आपका फल है, आपका दूध है, आपका कुछ भी है, यानी मत्स्य पालन को भी एग्रीकल्चर में जोड़ दिया इन्होंने, फल भी, सब्जी भी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो उसके लिए तो ये तो फार्मर के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो क्या कहना चाहेंगे अंत में कि ये जो तीनों कानून है ये किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है और उन्हें ये बात समझनी चाहिए? संक्षेप में ये है कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले कानून है। ये नहीं कि ये आज कानून आ गया और कल आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फायदा हुआ। इसको मेरे हिसाब से किसानों को धैर्य रख के इसको 2-3 साल चलने देना चाहिए, और जब ये अपने इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा तो वो समझ जाएंगे कि ये उनके फायदे के लिए हुआ था। सब कुछ मेहनत जो गवर्नमेंट ने की थी ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। और इस वक्त किसानों को बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने समझ से काम लेना चाहिए, किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए
और गवर्नमेंट पे कुछ देर तक के लिए भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की नीयत खराब होगी, गवर्नमेंट का इसमें कोई बदनीति होगी, तो वो 1-2 साल में किसानों को पता चल जाएगा कि इसमें ये बदनीति थी गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी, फिर वोट नहीं आएंगे गवर्नमेंट को। सारा देश देख रहा है, सारा देश समझ जाएगा। अशोक कौल जी, आप आकाशवाणी देहरादून से जुड़े और आपने इन तीनों कृषि बिलों के बारे में बहुत ही विस्तार से इनके प्रावधानों के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। हमें उम्मीद है कि जो हमारे किसान भाई या बाकी श्रोता ये वार्तालाप सुन रहे होंगे, उन्हें ये पता चलेगा कि ये किस तरह से फायदेमंद है और वो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप आकाशवाणी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।